हिंद एवं वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का चौथा राज्य बन चुका है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। मतलब एक समान नागरिक संहिता को मध्य प्रदेश लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य है। अब इससे होगा क्या, आपको बहुत अच्छे से पता है कि देश में क्रिमिनल मैटर्स अलग होते हैं और सिविल मैटर्स भी अलग अलग कम्युनिटी अपने हिसाब से डील करती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ही वैसी व्यवस्था है जहां पर हर तरीके के सिविल मैटर कॉमन हो जाते हैं, यूनिफॉर्म हो जाते हैं, सबके लिए एक जैसे नियम होते हैं। और मध्य प्रदेश ने ठीक यही व्यवस्था को अपनाया है। अब मध्य प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में कैसे अलग है इसको थोड़ा अपन समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इसको भी अपन थोड़ा समझते हैं। लेकिन बड़ी न्यूज यही है कि मध्य प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य बन चुका है और यहां पर जिस तरीके से बिल को पारित किया गया था वो मात्र एक वॉइस वोट के जरिए पारित किया गया था। अब मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब ऐसे इमेजिन करिए कि अगर पूरे मध्य प्रदेश में 100% पॉपुलेशन है तो अकेले 21% की जो पॉपुलेशन है वो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। मतलब एक ऐसा डाइवर्स स्टेट है जहां पर आपको हर तरीके का कल्चर, एथनिसिटी और ट्राइब्स देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब और प्रोटेक्टेड कम्युनिटीज को फिलहाल एग्जाम करके रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोर फोकस है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उसमें मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, लिव इन रिलेशनशिप और यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिविल राइट्स है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल अभी एक्ट बना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये मध्य प्रदेश में इफेक्टिव हो चुका है, मतलब लागू हो चुका है। इंप्लीमेंट अभी फिलहाल ये बिल नहीं हुआ है, सिर्फ ये एक्ट बना है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी न्यूज है क्योंकि इसके प्रोविजंस को, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को अभी स्टडी करना बाकी है एनफोर्स होने के पहले। तो ये सरकार का अभी फिलहाल चैलेंज रहने वाला है। लेकिन फिर भी एक कॉमन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जितने भी सिविल और पर्सनल मैटर्स होते हैं। अब देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत के पास पर्सनल लॉज एंड सेक्युलर सिविल लॉज नाम की व्यवस्थाएं हैं जब आप सिविल मैटर्स की बात करते हैं। क्योंकि जब आप पर्सनल लॉज की बात करते हैं तो अलग अलग कम्युनिटीज अपने लॉ और कस्टम्स के हिसाब से अपने फैमिली मैटर्स को डील कर लेती है। लेकिन जब आप सेक्युलर सिविल लॉज की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो एक रिलीजन न्यूट्रल फ्रेमवर्क है। और जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करते हैं मतलब आप बात कर रहे हैं डाइवोर्स एंड मैरिजेस की। मतलब यहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करो, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही उसे डील किया जाना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उस राज्य में यूसीसी ना लागू हो और इसीलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। अब देखिए, यूसीसी सीक्स ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी इन एरियाज, किस में? मैरिज में, डाइवोर्स में, मेंटेनेंस में, सक्सेशन में, इनहेरिटेंस में, और एक ये जो नया क्लॉज जोड़ा है लिव इन रिलेशनशिप्स में, जो आज प्रचलन बनते जा रहा है। लेकिन फिर भी यूसीसी को अधिकार कहां से मिलता है ये भी आपके मन में आना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पर राज्य समय समय के हिसाब से अपने राज्य में, मतलब अपने खुद के राज्य में अंडर द डायरेक्टिव इसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने राज्य में स्वेच्छा से अगर चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। मतलब ये एक आर्टिकल 44 के अंतर्गत डायरेक्टिव हुआ। आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है और ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर for citizens a uniform civil code throughout the territory of India, but Article 44 is a directive principle, फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है इसलिए संपूर्ण देश में लागू नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पर राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, ये राज्य की शक्ति है। अब अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब कभी भी आर्टिकल 44 की बात आती है तो आर्टिकल 14, 15, 21, 25 एंड 24 ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि एक छोटी सी व्यवस्था में अगर आप आर्टिकल 44 का भी कंक्लूजन देखोगे तो कंक्लूजन में एक ही बात निकलने वाली है कि नियम कोई भी हो, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। मतलब अनुच्छेद 14 के तहत भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण होना चाहिए। इसमें कोई अमीर कोई गरीब नहीं, किसी प्रकार के लिंग के साथ भेदभाव नहीं, हर तरीके के वो शब्द है जो आप सुनना चाहते हैं। तो बॉटम लाइन में हमेशा आर्टिकल 14 का वायलेशन ही माना जाता है अगर कोई भी कम्युनिटी मान लीजिए पर्सनल लॉस को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रही है जो अपने आप में ईविल है, एक्सप्लॉइटेशन है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो इससे आपको हिंट तो लगी गई होगी। अब देखिएगा यहां पर
कि जब आप बात करते हैं कि एमपी आखिरकार कैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा है, तो 2025-26 में सबसे पहले तो एक हाई लेवल कमेटी को फॉर्म किया गया जिसने यूसीसी फ्रेमवर्क को तैयार किया। फिर जुलाई 2026 में कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट या ड्राफ्ट पेश किया। 19 जुलाई 2026 को इस ड्राफ्ट का अप्रूवल मिला जगदीशपुर भोपाल डिस्ट्रिक्ट की बैठक में और 20 जुलाई को वॉइस वोट के माध्यम से मॉनसून सत्र के दौरान एमपी ने इस बिल को पास किया और यह बिल जैसे ही पास हुआ एक्ट बन गया। 21 जुलाई 2026 को यहां पर एमपी असेंबली ने इस बिल को वॉइस वोट के माध्यम से पूरे के पूरे ड्राफ्ट को लागू कर दिया। अब इसके प्रोविजन और सेक्शंस अक्रॉस मेजर एरियाज ऑफ द फैमिली एंड सिविल लॉस सब के सब यहां पर बताए गए हैं। अपने आप में इसे एक एक्सटेंसिव और कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ प्रोविजंस बताया जा रहा है। मतलब एक्सटेंसिव मतलब अपने आप में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा एक वृहद अधिनियम इसको बताया जा रहा है यूसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्रोनोलॉजी तो मध्य प्रदेश की थी। अब मध्य प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ बिगर यूसीसी मूवमेंट। कैसे? क्योंकि यहां पर देखिए भारत का पहला राज्य जहां पर ऑलरेडी यूसीसी लागू था उसका नाम था गोवा। अब गोवा की जब अपन बात करते हैं तो ये स्वतंत्र भारत के पहले की बात है, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो बना वो है उत्तराखंड 2024 में, फिर गुजरात 2026 में, असम 2026 में और मध्य प्रदेश 2026 में। अगर आप काउंट करेंगे तो आज के समय में भारत में कुल 5 राज्यों में टोटल 5 स्टेट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिसमें से गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है। वो भी उस वक्त से जब से गोवा में पोर्टुगीज सिविल कोड ट्रेडिशन चला आ रहा है। इमेजिन कर सकते हैं, व्यवस्था तो भारत में पहले से थी, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहला राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया उत्तराखंड, गुजरात, असम और अब मध्य प्रदेश आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कोई बहुत आसान बात भी नहीं होती है इस पर चर्चा करना। कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाने से इसमें डरता है। क्यों डरता है उसका मैं आपको कारण यहां पर बताता हूं। इस पर्टिकुलर यूसीसी फ्रेमवर्क में मोनोगामी को कॉमन रूल बनाया गया। मोनोगामी क्या होती है? 1 पर्सन 1 लिविंग स्पाउस ही मोनोगामी कहलाती है। मतलब अगर एक व्यक्ति है तो उसकी एक ही पत्नी हो सकती है। अब अगर इसका इफेक्ट देखेंगे तो देखिए, कॉमन मैरिज फ्रेमवर्क वुड ऑपरेट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन फॉर पर्संस कवर्ड बाय द लेजिस्लेशन। यहां पर अपन बात कर रहे हैं कॉमन मैरिज फ्रेमवर्क की। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन टर्मिनोलॉजी आ रही है, किसी धर्म को ध्यान में रखते हुए भी या हर एक धर्म को ध्यान में रखते हुए भी एक व्यक्ति की एक ही धर्म पत्नी होनी चाहिए, यह मोनोगामी होती है। लेकिन हमें पता है कि पॉलीगैमी का भी भारत में प्रचलन है, ट्राइब्स में भी है, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज में है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बिल के माध्यम से सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी को पड़ने वाला है तो वो पॉलीगैमी को पड़ने वाला है, जैसे प्रोहिबिट किया गया। और उसमें भी जिस कम्युनिटी की अपन बात कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, जहां पर निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक जैसी इविल प्रैक्टिसेस होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, भले ही क्रिटिक्स ये बोले कि यहां पर ये हमारा फंडामेंटल रिलीजियस राइट है, लेकिन बॉटम लाइन कंक्लूडरी लाइन वही रहने वाली है कि यह आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में एक संविधान एक विधान है, वहां पर एक ही विषय के लिए अलग अलग नियम भी नहीं बन सकते। कारण यही है कि जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं उसे यूसीसी में यूनिफॉर्मली डील किया जाता है और यह देश की आज की जरूरत बनते जा रहा है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मैरिज एंड डाइवोर्स 1 कॉमन फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा गया है। मिनिमम मैरिज एज 21 साल पुरुषों के लिए है, 18 साल महिलाओं के लिए है। लेकिन यहां पर जो कंडीशन अब जो इंक्लूड की जा रही है अंडर द यूसीसी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीदर पार्टी शुड हैव अनदर लिविंग स्पाउस इन सबसिस्टिंग मैरिज। मतलब अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा है और आप अपने स्पाउस के साथ रह रहे हैं तो फिर आपको दूसरी पत्नी रखने का अधिकार नहीं है। लीगल कैपेसिटी टू कंसेंट, compliance with prohibited relationship rules, subject to recognized legal customary provision, marriage registration required under the framework। अब आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन, और अगर लिविंग में भी है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इस बिल में डाइवोर्स को भी जोड़ा गया है। द बिल सीक्स अ कॉमन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। मतलब अब डाइवोर्स के मामले में भी, तलाक के मामले में एक कॉमन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क यूसीसी में बनाया गया है, जिसमें डाइवोर्स, उसके बाद जुडिशियल रेमेडीज, मेंटेनेंस और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को भी इसमें रखा जाएगा। मेजर प्रिंसिपल सिंपल सा है
कि सबके लिए एक जैसा फ्रेमवर्क है रिलीजन के इररिस्पेक्टिव में। तो आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी ये टर्म आती है तो यूसीसी इसलिए कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश में भी सेम टाइप का सिनेरियो होगा, लेकिन मजेदार यहां पर एक और चीज है, लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट। जो पार्टनर्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन्हें अब अपनी एक प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन अथॉरिटी के पास सबमिट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर अथॉरिटीज उसे वेरीफाई करेगी अंडर द स्टेट्यूटरी कंडीशन, और उसके बाद रिलेशनशिप जो रहेगा लिव इन वो बन जाएगा इस रेगुलेटेड सिविल फ्रेमवर्क का पार्ट। अब ये थोड़ा उनके लिए खतरनाक हो सकता है जो लिव इन रिलेशनशिप को भी लाइटली लेते हैं। तो मतलब यहां पर सरकार आपको सतर्क करना चाह रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ग्राउंड लेवल पे किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन हो बाद में। अब क्यों? गवर्नमेंट का जो रैशनल है वो इंक्लूड करता है लीगल आइडेंटिटी ऑफ द रिलेशनशिप, प्रोटेक्शन ऑफ पार्टनर्स, वुमेन्स, रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स, ऑल्सो बेटर डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब वो चाहता है कि अब आप जिम्मेदारी लेना भी सीखे। नॉन कंप्लायंस और फॉल्स इंफॉर्मेशन को भी इसमें जोड़ा गया है। द फ्रेमवर्क कंटेन्स अ पीनल consequences for specified violations including misuse of false declaration। और अगर मान लीजिए अगर आपने इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी, किसी भी प्रकार की आपने इसमें मिस इन्फॉर्मेशन दी, तो फिर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। मतलब सरकार इसमें और स्ट्रिक्ट हो रही है। इनहेरिटेंस का भी यहां पर प्रोविजन जोड़ा गया है। मतलब डॉटर और सन अब बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि जब संपत्ति के अधिकार की बात आए तो उसमें सिर्फ लड़के का हक हो, बल्कि लड़की का भी हक होगा। और यह अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश में इनहेरिटेंस की बात भी जब आप करोगे तो डिस्क्रिमिनेशन को भी रोकने का यहां पर प्रयास किया गया है। मतलब वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स को यहां पर ध्यान में रखा गया है, इसलिए इसे जेंडर न्यूट्रल एक एक्ट भी बताया जा रहा है। सक्सेशन, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, राइट्स ऑफ लीगल हायर्स, यूनिफॉर्म सक्सेशन प्रोसीजर्स, सबको ध्यान में रखा गया है। गवर्नमेंट का क्लियर सा ऑब्जेक्टिव है इक्वल राइट, जेंडर जस्टिस और यूनिफॉर्म सिविल लॉ। ये पूरा जब फ्रेम तैयार होता है तो सरकार का सीधा सा मानना है कि हम नहीं चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो। लेकिन अपने आप में एमपी अदर राज्यों से इसलिए अलग है क्योंकि यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब को एक्सक्लूड किया गया है अंडर द यूसीसी फ्रेमवर्क। और एग्जेम्पशन का कारण भी सिंपल सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर आज के समय में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पास है। और उसने बोला है कि मध्य प्रदेश में क्योंकि हर एक ट्राइबल कस्टम्स अलग हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अलग है, सबकी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, कस्टमनरी फैमिली अरेंजमेंट है, तो इसलिए सिर्फ जनजाति को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर जनजाति वर्ग को छूट दे रहे हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट की जब कभी बात होती है तो भारत में कई सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है स्पेशली टू द ट्राइबल कम्युनिटीज। रिलीजन को नहीं, ट्राइब्स को प्रोटेक्शन मिला है, क्योंकि रिलीजन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो फिर अपने आप में वो सेक्युलर टर्मिनोलॉजी के साथ से कॉन्ट्रडिक्ट होगा। इसलिए ट्राइबल कम्युनिटीज और कस्टमनरी सिस्टम्स को भारत के खुद कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इफ सिग्निफिकेंट कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड, अब अगर ट्राइब्स को भी एग्जेम्प्ट करके रखा है तो फिर इसे कैसे यूनिफॉर्म कहा जा रहा है अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें भी आप खुद सोचिएगा, क्योंकि यहां पर हमेशा यूनिफॉर्मिटी और कल्चरल डिलेमा वाला एक आपके पास कॉन्ट्रडिक्टर होता हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एमपी और उत्तराखंड, गुजरात और असम में क्या अलग चीजें हैं। अगर आप देखोगे तो लास्ट लाइन ही आपके काम की है। ट्राइबल एग्जेम्पशन आपको उत्तराखंड में एप्लीकेबल एग्जेम्पशन है, कुछ चीजों के लिए छूट है। गुजरात में एग्जेम्पशंस के साथ साथ क्वालिफिकेशंस को भी ध्यान में रखा गया है। एसटी में आपके असम में एसटी एग्जेम्पशन प्रोमिनेंट है और मध्य प्रदेश में एसटी को कंप्लीटली एग्जेम्प्ट करके रखा है। शेड्यूल्ड ट्राइब को कंप्लीटली यहां पर छूट देके रखी है। अब यहां पर देखिएगा सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं यूसीसी के बारे में। सबसे पहली चीज तो यही है कि जेंडर जस्टिस इसमें आपको देखने को मिलेगा, लीगल सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, मोनोगैमी यहां पर अब आधार बनते जा रही है, साथ ही साथ मैरिज का रजिस्ट्रेशन यहां पर मैंडेटरी किया जा रहा है, लिव इन के लिए भी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल गोल यहां पर आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट होते हुए दिखेगा। साथ ही साथ यहां पर देखिए यूसीसी हमेशा से क्यों कंट्रोवर्शियल रहा है, छोटा सा कारण है क्योंकि जब कभी भी यूसीसी में कंट्रोवर्सी की बात आती है तो इसे हमेशा रिलीजियस फ्रीडम के साथ जोड़कर देखा जाता है अंडर आर्टिकल 25 विच रिप्रेजेंट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन आपको एक चीज अच्छे से पता है कि यहां पर हमेशा अगर किसी एक वर्ग का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो वो महिलाएं हुई है। तो ये आपको तय करना है आपके विवेक पर कि रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर महिलाओं का शोषण होना भी तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है।
तो यहां पर रिलीजियस फ्रीडम का तर्क आ जाता है, प्रिवेसी का तर्क आ जाता है, फेडरलिज्म का तर्क आ जाता है कि क्या राज्य यूसीसी लॉज को इनेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है अंडर एंट्री 5, और क्योंकि ये एक डायरेक्टिव है, तो डायरेक्टिव होने के कारण यहां पर बिल्कुल इसको जायज तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये निर्भर करता है स्टेट के विवेक के ऊपर। ट्राइबल एग्जेम्पशंस क्यों है, यहां पर रिलीजन्स को क्यों एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, तो ये भी एक बड़ा गरमाया हुआ मुद्दा है कि आपने ट्राइब्स को तो कर दिया, लेकिन रिलीजन की आप क्यों नहीं बात कर रहे। क्योंकि अगर रिलीजन को एग्जेम्प्ट कर देंगे तो फिर वो यूसीसी तो कहलाएगा ही नहीं। देन इंप्लीमेंटेशन है, सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, कि अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग मैरिजेस हैं उनका रजिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस रिकॉर्ड, लिव इन डिक्लेरेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सारा डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए अभी थोड़ा ये चैलेंजिंग भी बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी शुरुआत हो चुकी है। और मैंने आपको जैसा बताया कि ये एक्ट लाया है, इसे इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। तो टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहां देखिएगा एक और चीज, व्हाट चेंजेस, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, वुमन, लिव इन रिलेशनशिप, पॉलीगैमी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इतनी सारी चीजों में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब भारत की यूसीसी रोड मैप में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू सब हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। गोवा तो भारत की आजादी के पहले ही यूसीसी लागू कर चुका था, लेकिन सबसे पहला राज्य उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश बन चुका। और मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट्स भारत में ऐसे भी है जहां पर ये जो पूरा एक बिल है, या तो इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि अगला नंबर जो लग सकता है वो महाराष्ट्र को लग सकता है या महाराष्ट्र का लग सकता है, लेकिन यहां पर बाकी ऐसे राज्य भी है जहां पर यूसीसी जल्दी भी आ सकता है। अब आपके विवेक के ऊपर अपन छोड़ रहे हैं बात, आपके ऊपर अब ये बात आती है जो हमेशा से मुद्दा गर्माता है कि अगर यूसीसी की बात करते हैं तो स्टेट्स को डायरेक्टिव है, लेकिन साथ ही साथ इसे हमेशा जो क्रिटिक्स जोड़ते हैं वो रिलीजियस फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ते हैं। तो आपको तय करना है कि भारत में अगर आप बात करते हैं एक संविधान की, एक विधान की, तो जब एक संविधान की बात करते हैं तो उस संविधान के अंतर्गत कैसे फिर अलग से दूसरे विधान भी काम कर सकते हैं, दूसरे नियम भी काम कर सकते हैं, अगर सबको संविधान में दायरे में ही रहना है। क्योंकि जब आप चिल्लाते हो कि हम सिर्फ संविधान को मानते हैं, तो फिर संविधान को जो लोग मानते हैं फिर वो कैसे अपना खुद का पर्सनल लॉ भी चला सकते हैं। जय हिंद एवं वंदे मातरम।